तो कल हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मेटल नॉन मेटल हमने शुरुआत करी थी चैप्टर नंबर 3 की। हमने बात करी थी मेटल और नॉन मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखी थी डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, इसके अलावा उसकी हार्डनेस, ठीक है, और इसके अलावा डेंसिटी, सोनोरिटी और थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले थे नॉन मेटल्स या मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला जितना भी हिस्सा था हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारे पास है नॉन मेटल या मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। चैप्टर जो हमारा चैप्टर 3 है उसका सेकंड सेक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस से, उनकी स्टेट से। हम जब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वी जनरली मीन दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस हाउ दे रिएक्ट विद अदर केमिकल सब्सटेंसेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि किस तरह से ये जो मेटल्स हैं या ये जो चीज है वो दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 to 3.2.4। फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल। ये मेटल्स के सैंपल हमें चाहिए। एल्यूमिनियम हम ले सकते हैं, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, ठीक है। What happens when metals are burnt in air? क्या होता है जब मेटल्स को एयर में जलाया जाता है? ओपन एयर। ओपन एयर का मतलब हमेशा जब भी जलाने की बात होगी तो इस बात को दिमाग में रखना है कि उन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ द मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। जब भी किसी मेटल को या किसी सब्सटेंस को जलाने की बात चल रही है ओपन एयर में या एयर में, इसका मतलब हाउ दैट सब्सटेंस विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने यहां पर भी बता रखा है, यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ dazzling व्हाइट फ्लेम। शुरुआत में आपने देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसमें से एक बहुत ही ज्यादा तेज व्हाइट फ्लेम निकलती है, व्हाइट कलर की रोशनी निकलती है, ठीक है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? तो क्या सारे मेटल इसी तरह से रिएक्ट करते होंगे? लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ और एक्टिविटीज हमारे पास है जिनकी बात हम करने वाले हैं। एक्टिविटी 3.9 यहाँ पर दे रखा है कि अगर किसी भी एक्टिविटी को बेसिकली हम कहते ही हैं कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना किसी सुपरविजन के नहीं करना चाहिए। सुपरविजन मतलब वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, वहां पर कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से अगर कोई नुकसान होने वाला हो तो उसकी हेल्प से हम उस नुकसान को रोक सकें, या किसी की हेल्प अगर इमरजेंसी में हमें जरूरत पड़ती है तो वो इमरजेंसी में वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आई प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पर जो केमिस्ट्री लैब में यूज होने वाले ग्लासेस हैं, जो हम आंखों पर पहनते हैं, आई गियर से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। जितने भी सैंपल हमने लिए थे ऊपर, उन्हें टोंग से पकड़कर हम उन्हें फ्लेम के ऊपर जलाने की कोशिश करते हैं। रिपीट विद अदर मेटल सैंपल, और ऐसे ही बाकी सैंपल्स के साथ भी रिपीट करेंगे। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, अगर कोई प्रोडक्ट हमें मिलता है, मतलब रिएक्शन अगर हो जाती है, तो फिर हम वहां पर जो भी प्रोडक्ट होगा उसे इकट्ठा कर सकते हैं अपने पास बाद में टेस्ट करने के लिए। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, जितने भी प्रोडक्ट हैं या जितने भी मेटल सरफेस जिन्हें हमने अभी जलाया था उन्हें थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, टेम्परेचर कम हो जाने दीजिए। व्हेन मेटल्स बर्न इजीली, हमें ये पता करना है विच मेटल बर्न इजीली, कौन सा मेटल आसानी से जल गया था।
What flame color did you observe when the metal burned? जब मेटल को जलाया जा रहा था तो उसकी फ्लेम का कलर कुछ चेंज हो गया था क्या? How does the metal surface appear after burning? मेटल सरफेस जलने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है? Arrange the metals in decreasing order of their reactivity towards oxygen. आ गई ना वही बात जिसकी बात कर रहे थे हम, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसके एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन्हें पुट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला पहले, उसके बाद उनकी रिएक्शन कम होते हुए, ठीक है। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर? जो भी प्रोडक्ट बचे हैं या बने हैं, क्या वो वाटर सॉल्युबल हैं? ठीक है, आगे दे रखा है, जितनी भी चीजें ऊपर डिस्कस हुई हैं सबके बारे में यहाँ दे रखा है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल हैं ज्यादातर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना लेते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। इस सेकेंड का मतलब यहाँ वैलेंसी से है, ठीक है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड अब ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है। किस कलर का होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ दे रखा है 2Cu प्लस O2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2CuO, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कोई पूछे सर अगर मैंने यहाँ पर ये सेकेंड नहीं लिखा तो क्या नंबर कट जाएंगे? नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन हाँ आपका आंसर परफेक्टली करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, जितनी भी वैलेंसीज हमसे पूछी जाती हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है। जब भी आप किसी नोटेशन को लिख रहे हो तो वहां पर आप पूरा रिप्रेजेंटेशन करें, कोई भी बात बीच में ना छोड़ कर आए, ठीक है। ऐसा करने से आपके अंदर जो डाउट है ना वो रह जाता है, फिर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज प्ले सेफ। जब भी आप कोई भी काम करके आए, ऐसा क्वेश्चन लिख कर आ रहे हैं तो कंप्लीट लिख कर आए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे मार्क्स इतने आएंगे, ठीक है। तो पहली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किसने करी? कॉपर ने। फिर एल्यूमिनियम को देखते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। Al2O3 कैसे बना होगा? तो देखिए, इसके बारे में शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक मिनट रुकिए, सॉरी। क्लास 9th में जब हम फॉर्मूला बना रहे थे तब ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं से आते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब इन्हें हम क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद O के साथ आ जाता है 3, Al के साथ आ जाता है 2, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम Al2O3 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हमारे पास और क्या है देखते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता था? वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। काम की चीज है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। But some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior, ठीक है। ऐसे भी कुछ ऑक्साइड होते हैं या ऐसे भी कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है। Such metal oxide which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर भी शो करें, एसिडिक नेचर भी शो करें, ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ दे रखा है Al2O3 को जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो बन जाता है AlCl3, मतलब ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो अगेन यहाँ बन जाता है सॉल्ट NaAlO2, ठीक है, प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये भी क्या है? एल्यूमिनियम की रिएक्शन, एक बार एसिड से एक बार बेस से, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तभी तो वाटर प्लस वाटर बनेगा और प्लस
सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो भाई एक बात सोचने वाली है, अगर ये बेस है तो इसके साथ ये कैसा हुआ, एसिड हुआ ना, और अगर ये एसिड है तो इसके साथ ये कैसा हुआ, बेस। तो ये क्या हो जाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो जाते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, किसी दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे तो नीचे दे रखा है दूसरा, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, कुछ घुल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्कलीज जो शब्द है ये बेसिस में भी यूज होता है, ये शब्द ये ऑक्साइड के साथ भी यूज होता है। ठीक है, अदरवाइज अगर बेस के लिए ही अगर ये सिनोनिम होता तो फिर हमें अलग से वर्ड की जरूरत क्या पड़ती। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो हमारा है 4, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे आप क्लास 11th में। ठीक है, चलिए तो हमारे पास और क्या क्या दे रखा है देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली एज फॉलो। यहाँ पर क्या बन जाता है, Na2O H2O के साथ मिक्स करा तो हमारे पास वापस जाना पहचाना बेस वापस आ गया, क्या है ये, NaOH। ठीक है, दूसरा दे रखा है ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो अगेन हमारे पास क्या मिल गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड को पानी में घोलने से हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे, ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ दे रखा है वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। 3.9 से हमें ये पता चला कि सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ एक तरीके से ही रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उनका कुछ तरीका या उनका जो रेट होता है वो डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, अलग अलग तरह के जो मेटल होते हैं उनकी ऑक्सीजन के लिए अलग तरह की रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, मेटल्स सच एज पोटेशियम and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open। सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा तेजी से, इतने खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि अगर आपने उन्हें ओपन एयर में रख दिया तो उनमें आग लग जाएगी। ठीक है, कुछ भूत वाली पिक्चरों में देखा होगा आपने, तांत्रिक ने लाकर रखा कोई सामान और उसमें तुरंत आग लग जाती है। तो क्या यू इस्तेमाल करना है आपको, अगली बार सोडियम इस्तेमाल करना है। सोडियम रख दो ले जाकर कहीं भी किसी भी जगह पर। ठीक, और थोड़ा सा इंतजार करो, मुश्किल से मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा और उसमें आग लग जाएगी और धमाके के साथ आग लगेगी जैसे भूत की पिक्चरों में दिखाते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है hence to protect them and to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene oil। उन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली एमसीक्यू फॉर्म में, which of the following is which of the following metal is kept in kerosene oil या dipped in kerosene oil। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पोटेशियम एंड सोडियम। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर रूम टेम्परेचर से है, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच की बात कर रहे हैं हम। द सर्फेसिस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, बहुत काम की चीज है जो हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होते हैं उस पे जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो ये जनरली जब कमरे में रखे हुए हैं, ओपन एयर में रखे हुए हैं, तो इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और अपनी सरफेस के ऊपर एक लेयर बना ली ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, लेड है तो लेड ऑक्साइड। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वो जो लेयर बनी है ना ऑक्साइड की, वो क्या करेगी, इस मेटल को बचाने में काम आएगी, इस मेटल को और ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होने देगी। ऑक्सीजन जब सरफेस तक अंदर तक पहुंचे ही ना पाएगा तो फिर क्या होगा,
वहां पर किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक, अब जब रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो वो जो सरफेस है वो कोरोड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो कोरोजन है ना, कोरोजन मतलब खराब होना, तो कोरोजन कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल भी है, एडवांटेज भी है उसके। ठीक है, क्या हुआ, एल्यूमिनियम का कोरोजन शुरू होना, कोरोजन का मतलब है खराब होना। एल्यूमिनियम का कोरोजन हुआ, उसने बनाया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया तो वो लेयर क्या करेगी, नीचे वाली लेयर को प्रोटेक्ट कर देगी। अब और ज्यादा ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से अब सालों साल तक एल्यूमिनियम बचा रह सकता है। ठीक ऐसा ही होता है आयरन के केस में। आयरन के ऊपर भी एक लेयर बन जाती है, लेकिन आयरन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आयरन जो उसकी लेयर बनती है ना, वो लेयर पाउडरी फॉर्म में होती है और वो सूख कर वहां से हटती रहती है, नया सरफेस उसे मिलता रहता है, तो कोरोजन चलता रहता है। ठीक है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन को अगर आप जलाना चाहें तो वो जलेगा नहीं, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। आयरन फिलिंग्स का मतलब बहुत ज्यादा फाइन पिसा हुआ आयरन। ठीक है, आयरन पाउडर बोल सकते हैं, लेकिन ये जो पाउडर होगा इसमें मतलब आपको वो पीसेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर आप आयरन को जलाना चाहें तो आयरन में आग नहीं लगेगी, लेकिन फ्लेम के ऊपर आपने आयरन फिलिंग डाल दी तो वो रिएक्ट करने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आयरन सॉलिड स्टेट में या जब सरफेस एरिया कम था तो उसमें रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही फिलिंग्स बनाई हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका मतलब अब रिएक्शन इजीली हो सकती है। ठीक है, आगे ऐसे ही दे रखा है, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी नहीं जलता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ मतलब जब हम उसे गर्म करते हैं तब वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब वो ठंडा होने लगता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। ठीक, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। आपके घर में कॉपर से बने हुए जो भी बर्तन होंगे, ठीक है, मान लीजिए सबके घर में मंदिर में एक जल चढ़ाने के लिए एक लोटा रखा होता है गोल्डन से कलर का, ज्यादातर केसेस में वो कॉपर का ही होता है। ठीक है, अब हो सकता है भाई कोई दूसरी चीज हो, तांबे का बर्तन कहते हैं ना उसे, तो कॉपर का ही होता है ज्यादातर केसेस में। आप उसे उठाइएगा, ले जाकर सीधे आज चूल्हे पर रख दीजिएगा, गैस चूल्हे पर रख दीजिएगा, वो जलेगा नहीं लेकिन काला पड़ जाएगा। वो काला पड़ गया, इसका मतलब वहां पर कॉपर ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, आगे दे रखा है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। लेकिन सिल्वर और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटे इंटरनेट आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी, मेरी आवाज तो बाकी सब लोगों के पास जा रही होगी। बाकी सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। सर कभी बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, वो कई बार इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आती है। चलिए, तो आगे दे रखा है, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए इनको लीस्ट रिएक्टिव बोला जाता है। ठीक है, यहां दे रखा है, एनोडाइजिंग एक नया प्रोसेस है, बहुत काम का है। सीधे क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनोडाइजिंग। ठीक है, तो एनोडाइजिंग क्या है पढ़ते हैं। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर या एल्यूमिनियम से हम एक ऑक्साइड की लेयर बना दें। किसी भी मेटल के ऊपर बना सकते हैं या एल्यूमिनियम के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे दे भी रखा है, एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम को आप किसी भी ओपन एयर में रख देंगे तो वो क्या बना लेगा, अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, किस चीज की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, और ज्यादा कोरोजन उसमें नहीं होता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अगर आपको और ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो उस लेयर को और ज्यादा मोटा बना दो। ठीक है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। ठीक है,
when and is electrolyzed with dilute sulfuric acid, the oxygen gas evolved at the anode react with aluminum to make the thick protective layer of oxide layer। ठीक है, तो देखिए एनोड का क्या हुआ, आगे दिखा भी रखा होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये एनोड है, यानी कि ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एल्यूमिनियम को लिया हमने, एक बीकर में ले लेते हैं इसे, और यहाँ पर मैंने इसके आसपास भर दिया बहुत सारा हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ, एक तार इसमें डाला, अब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, अब क्या होगा, जब ऐसा हम कनेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर इस एनोड पर ऑक्सीजन निकलनी शुरू होगी, ऑक्सीजन निकलनी शुरू होगी और ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम के साथ और बनाएगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगी, तो फिर उसके बाद ये जो बर्तन था, ये जो वेसल था या जो भी कुछ थी ये, तो अब उसके ऊपर क्या होगा, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। उस लेयर की वजह से अब ये बर्तन प्रोटेक्ट हो चुका है, अब और ज्यादा ये खराब नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish। तो एल्यूमिनियम के ऊपर ये जो लेयर बनी है ऑक्साइड की, इसे आसानी से आप कलर भी कर सकते हैं, तो इसे कुछ नया पैटर्न भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है, आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metals taken here। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम, हमें ये पता चल चुका है। The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium। मैग्नीशियम जो कि हीट करने पर या किसी भी चीज से जलाने पर जलता था, अपने आप नहीं जलता था, तो वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम। आगे क्या दे रखा है, जिंक, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper और lead। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन में किसी भी आर्टिकल को या किसी भी मेटल को जला लेने से ही ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो हमें कुछ और टेस्ट भी चाहिए होंगे, कुछ और रिएक्शंस भी चाहिए होंगी। आगे क्या दे रखा है, let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of reactivity of these metal। तो इन मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए हमें कुछ और एक्सपेरिमेंट्स या कुछ और एक्टिविटीज करनी होंगी ताकि हम एक कंक्लूजन पर पहुंच पाए। आगे दे रखा है, what happens when metals react with water। तो अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी वो देखी थी ऑक्सीजन के साथ, अब जो हमारे पास रिएक्शन है वो है वाटर के साथ। ठीक है, तो यहां दे रखा है एक्टिविटी 3.10, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर भी टीचर की जरूरत पड़ेगी। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी 3.9, वही एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, सोडियम, उन सबको क्या करना है, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद कोल्ड वाटर। इन छोटे छोटे सैंपल्स, मतलब वो जो सैंपल है उनके पीसेस कीजिए और उन पीसेस को आप ठंडे पानी में रख दीजिए। ठीक है, विच मेटल रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, कुछ ऐसे होंगे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, फिर हम नॉर्मल वाटर के साथ रखेंगे, फिर हॉट वाटर के साथ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी हैं। कुछ मेटल होंगे जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, एक एक करके उनके बारे में सब कुछ यहाँ जानने को मिलेगा हमारे पास जो भी दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है कि स्टीम का किसी मेटल पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर ग्लास वुल रखी है। ग्लास वुल क्या होती है, अगर हम ऊन की बात करें तो उसे वुल बोलते हैं, है ना, लेकिन अगर वुल के अंदर पानी हमने भर दिया और उसे हीट करना शुरू करें तो वो पिघलकर चिपक जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो सूख जाए लेकिन चिपके ना, जले ना। तो ग्लास वुल जो होती है उसकी खासियत है कि ये वुल की तरह दिखती है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट या इसका जो हीटिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो ये सूख जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर दे रखा है उसमें पानी है, हमने उसे हीट करना शुरू करा, यहाँ पर एक मेटल है बीच में, उससे रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने के बाद कोई गैस निकली होगी, उस गैस को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो फाइनली हमें पता चला कि यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एकमात्र ऐसी गैस है जो कि एक्सप्लोजन के साथ जलती है, लिटिल एक्सप्लोजन आपको बताया भी था, है ना, पॉप साउंड जिसे हम बोल रहे थे। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। अभी अभी जो मेटल ऑक्साइड बने थे वो अब पानी के साथ घुल जाएंगे और क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, ठीक है। तो मेटल प्लस वाटर मुझे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये मेटल ऑक्साइड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे तो बन जाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या दे रखा है, मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ये ठंडे पानी के साथ बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, ठीक है। उन्होंने क्या रखा है कि इनकी रिएक्शन इतनी खतरनाक होती है कि इसमें से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना वो तुरंत आग पकड़ लेती है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है पोटेशियम, पोटेशियम को पानी के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एनर्जी इसके साथ हीट निकलेगी और H2 गैस निकलेगी, ठीक है। ऐसे ही सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन आग नहीं पकड़ता, इतनी ज्यादा हीट नहीं निकलती कि वो आग पकड़ ले। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, ठीक है। बार बार हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन में आग लगने की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन को जलाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। असल में क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है कि द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग हो सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग हो सकता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वेपोराइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो याद रखा है कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, पूछा गया है, ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal। तो ये पूछा गया था कि कैल्शियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो कैल्शियम है वो छोटे छोटे पीसेस में होता है, और जब हाइड्रोजन लिबरेट होती है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हल्की है, ठीक, ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर उठेगी तो उसके साथ वो कैल्शियम के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, पार्टिकल्स थे, वो भी ऊपर आ जाएंगे, तो वो ऊपर ऐसा लगेगा कि वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर गर्म पानी का मतलब गुनगुना नहीं है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ऐसे ही मैग्नीशियम भी ऊपर आ जाता है सरफेस पर, ठीक है। इसके बाद दे रखा है एल्यूमिनियम की रिएक्शन और जिंक की रिएक्शन, यहाँ भी दे रखी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। स्टीम और हॉट वाटर में क्या अंतर है, स्टीम के अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा लेटेंट हीट होती है उसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब इन्हें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए अपने ऑक्साइड्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ना तो लेड, ना कॉपर, ना सिल्वर, ना गोल्ड, किसी भी चीज ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है।